ओके बच्चों, आप लोग काइंडली मुझे बता दें, आप लोगों को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है? ओके, चलें ठीक। अच्छा बच्चों, आज जो हमने बैक्टीरिया पढ़ना है वो है क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल। क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल जो है ये दो एक इंतहाई अहम डिजीजेस काज करवाता है। एक का नाम है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड सोडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस। सोडोमेम्ब्रेन का मतलब जो सोडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस होता है इसका मतलब ये है कि आपके कोलोन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहां पर एक फाल्स मेम्ब्रेन बन जाती है। आप इसको इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि आपकी जो कोलन है वो इन्फ्लेम्ड हुई हुई है और उसकी सरफेस के ऊपर एक फाल्स किस्म की मेम्ब्रेन बनी हुई है। इसको हम कहते हैं सोडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस। और ये जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है वो होते हैं क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल। एक और डिजीज काज करवाता है जिसे कहते हैं हम नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो डायरिया होता है। ठीक है, तो ये दो डिजीजेस हैं जो कि आपने याद रखनी है। एक तो होगी जो सोडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस वो, और दूसरी आपकी डिजीज होती है जिसे कहते हैं हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो डायरिया होता है। तो ये दो डिजीजेस जो है क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन के बारे में। तो इसकी जो ट्रांसमिशन होती है इस बैक्टीरिया की, तो ये फीको ओरल रूट के जरिए इसके स्पोर्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हुए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कोलेस्ट्रीडियम के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो फीको ओरल रूट के जरिए ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, फिर वहां पर वो डिजीज काज करवाते हैं। अब एक बात याद रखनी है आपने कि ये तक कुछ बहुत कम लोगों के अंदर ये बैक्टीरिया जो होता है उनकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एज अ नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा होता है, और बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया जो है उनकी नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये बात आपको एमसीक्यू में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। पहले इसकी पैथोजेनेसिस में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इसका सिनेरियो किस तरह से आता है बेसिकली। अब देखें होता क्या है। अब ऐसे पेशेंट या ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जिनके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल जो है अगर उनके नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है तो वहां पर वो डिजीज काज नहीं करेगा। ये सिर्फ उन लोगों के अंदर डिजीज काज करवाएगा जिनकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा नहीं है। इसका जो सिनेरियो आता है वो हमेशा एंटीबायोटिक से रिलेटेड आता है। अब एंटीबायोटिक से रिलेटेड किस तरह, पहले इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी पैथोजेनेसिस बेसिकली है क्या। पहले तो चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका सिनेरियो किस तरह से है। इसका सिनेरियो इस तरह से आएगा कि एक पेशेंट था, वो कोई एंटीबायोटिक इनटेक कर रहा था। उसमें से कोई भी एंटीबायोटिक हो सकती है, उसमें आपकी क्लिंडामाइसिन भी हो सकती है, थर्ड जनरेशन जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं वो भी हो सकती हैं, और कैंसर कीमोथेरेपी के दौरान जो ड्रग्स दी जाती हैं वो भी हो सकती हैं। तो इनमें से किसी भी ड्रग का नाम वो ले सकता है, या एंटीबायोटिक का नाम वो लाजमी लेगा, कोई ना कोई लाजमी लेगा। ठीक है, और उसके बाद वो कहेगा कि उससे डायरिया स्टार्ट हो गया है, या उसकी जो है जब उसकी कोलन को एग्जामिन किया गया तो वहां पर एक फाल्स मेम्ब्रेन मौजूद थी। तो बताएं कौन सा बैक्टीरिया होगा और उसकी कौन सी पैथोजेनेसिस होगी। और ये बात एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है कि एक पेशेंट था, एंटीबायोटिक को इनटेक कर रहा था, कुछ अरसे के बाद उसे डायरिया स्टार्ट हो गया, तो बताओ उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया मौजूद था। तो वो होता है हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल। अब क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल की डिजीजेस का एंटीबायोटिक से रिलेशन आखिर क्या है। एंटीबायोटिक से रिलेशन इसका इस तरह से है, जब कोई पेशेंट कोई लॉन्ग टाइम के लिए कोई एंटीबायोटिक इनटेक करता है तो वो एंटीबायोटिक क्या करती है, वो उसके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जब नॉर्मल फ्लोरा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वहां पर एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो उस स्पेस को फिल करने के लिए फिर एक्सटर्नल सोर्स, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बैक्टीरिया आ गया, यही क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल आ गया, तो वहां पर वो ग्रो करना शुरू कर देता है और इस तरीके से सोडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस या डायरिया काज करवा देता है। तो ये बेसिकली एंटीबायोटिक का रिलेशन है सोडोमेम्ब्रेन जो सॉरी ये एंटीबायोटिक का रिलेशन है क्लोस्ट्रीडियम जो डेफिसाइल है उससे। इसीलिए यहां पर ये वर्ड मेंशन है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड सोडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस। इस बात को मैं चलो दोबारा रिपीट कर देता हूँ
कि एंटीबायोटिक का क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल से क्या रिलेशन। जब कोई पेशेंट काफी अरसे के लिए एंटीबायोटिक इनटेक करता है तो वो एंटीबायोटिक उसके नॉर्मल फ्लोरा के बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो वहां पर एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो जब वहां पर स्पेस क्रिएट हो जाती है, अगर खुदा ना खास्ता स्पोर्स के जरिए ये बैक्टीरिया अंदर आ गया तो वहां पर इस बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिल जाता है, फिर ये वहां पर जो है वो ग्रो कर जाता है और वहां पर डिजीज काज करवा देता है। मैं जब आप लोगों को नॉर्मल फ्लोरा की इंपॉर्टेंस बता रहा था, वहां पर मैंने इस बात को मेंशन किया था कि ये वर्ड जो है ये बहुत अहम है, और वो चीज क्या थी, वो चीज ये थी कि जो नॉर्मल फ्लोरा के बैक्टीरिया हैं वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बाहर से आने वाला जो बैक्टीरिया फिर वो वहां पर ग्रो नहीं कर सकता। तो उस बात की अहमियत जो है यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रही है कि जब एंटीबायोटिक लेते हैं वहां पर जो नॉर्मल फ्लोरा के बैक्टीरिया हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो इस बैक्टीरिया को चांस मिल जाता है वहां पर ग्रो करने का और फिर वहां पर वो डिजीज काज करवा देता है। तो ये बेसिकली ये इसका रिलेशन है। मैं बार बार इसका बता रहा हूं कि अगर एंटीबायोटिक से रिलेटेड आपको डायरिया का कहा जाए या सोडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस का कहा जाए, तो आपने जो बैक्टीरिया डायग्नोज करना है वो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये डिजीज किस तरह से काज करवाता है। ये दो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक का नाम है एक्सोटॉक्सिन ए और दूसरे का नाम है एक्सोटॉक्सिन बी। इन दोनों एक्सोटॉक्सिन के पास इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ये अपने इस इंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से हमारी जो जी प्रोटीन होती है वहां पर ये ग्लूकोज को ऐड करवा देते हैं और जी प्रोटीन को एक्टिवेट करवा देते हैं, और जी प्रोटीन फिर फर्दर किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये हो गया। जो आपका एक्सोटॉक्सिन बी है ये एक एक्स्ट्रा काम और करता है, और वो एक्स्ट्रा काम क्या होता है, बेसिकली होता है इस तरह से है कि आपका जो सेल होता है इसका साइटोस्केलेटन होता है, जिसकी वजह से सेल की शेप मेंटेन रहती है। और वो जो साइटोस्केलेटन होता है वो आपका एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब जो इसका एक्सोटॉक्सिन बी है, वो एक्सोटॉक्सिन बी क्या करता है, जो आपकी एक्टिन प्रोटीन होती है उसकी डीपोलिमराइजेशन करवा देता है। इस तरीके से क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल का साइटोस्केलेटन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से सेल की एपोप्टोसिस होती है, सेल की डेथ होती है, और वहां पर सोडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस जो है इस तरीके से वो डेवलप होती है। ठीक है, ओके जी। तो इसकी पैथोजेनेसिस आप में से कौन इसको रिपीट कर देगा? आपके अलावा कोई और? चलें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सर इसका जो पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म है सर, ट्रांसमिशन तो इसका इस तरीके से होता है कि ये फीको ओरल रूट से जब हमारे पास एंटर हो जाता है, अगर कोई बंदा सर लॉन्ग टर्म के लिए एंटीबायोटिक लेता है तो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद जो नॉर्मल फ्लोरा होता है सर उसको बैडली अफेक्ट करके सर वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो जब वो रिमूव कर जाते हैं तो वहाँ पे स्पेस जो है ना स्पेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। उस स्पेस को फिल करने के लिए सर वहाँ पे जब हमारे पास ये बैक्टीरिया जो हमारे पास क्लास्ट्रोडियम डिफिसाइल है, ये वहाँ आके इसको जो है ना अपने जो है ना रिप्लिकेशन का मौका मिल जाता है, और इस तरीके से ये वहाँ पे इन्फेक्शन काज करेगा। अब ये जो पैथोजेनेसिस काज करेगा सर, ये दो तरह के हमारे पास एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक होता है हमारे पास एक्सोटॉक्सिन ए और एक होता है हमारे पास एक्सोटॉक्सिन बी। जो एक्सोटॉक्सिन ए है सर, ये हमारे पास क्या करेगा, ये जो हमारे पास वहाँ पे मौजूद जो इसके जो है ना एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है सर, ये वहाँ पे मौजूद जो जी प्रोटीन है उसकी ग्लाइकोसाइलेशन करेगा, मतलब ग्लूकोज ऐड करेगा उनको, और वो जो हमारे पास जी प्रोटीन है उसको फर्दर एक्टिविटी के लिए जो है ना एक्टिव करेगा, तो वो फर्दर जो है ना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, और इस तरीके से एंटीबायोटिक एसोसिएशन सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस काज करेगा। और इसकी जो एक्सोटॉक्सिन बी है सर, वो एपोप्टोटिक एक्टिविटी काज करता है। उसका मेन मैकेनिज्म ये है कि जो हमारे पास वहाँ पे मौजूद एंटेरोसाइट्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे मौजूद जो एंडोथेलियल सेल है, उसके साइटोस्केलेटन में मौजूद एक्टिन जो फिलामेंट है सर, उसकी डीपोलिमराइजेशन करते हैं, और डीपोलिमराइजेशन की वजह से सर उन सेल्स की जो है ना एपोप्टोसिस हो जाती है, और इस तरीके से जो है ना वहाँ पे मौजूद सेल्स की डिस्क जो है ना डेथ काज हो जाती है। और फर्दरमोर सर इट कैन लीड टू नोजोकोमियल हॉस्पिटल एक्वायर्ड डायरिया।
ओके, जबरदस्त, ठीक है। जी। तो इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर। ओके जी, तो ये जो क्लिंडामाइसिन थी, सिफेलोस्पोरिन थी, जो कैंसर कीमोथेरेपी जो ड्रग्स थी, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एंटीबायोटिक रिलेटेड सुडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस। ओके जी, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में बिल्कुल वही बातें हैं जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद हम आते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस। इसकी लैब डायग्नोसिस से रिलेटेड एक एमसीक्यू पूछा जाता है, वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। पहली बात ये है कि हम सबसे पहले सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद हम उस सैंपल की ग्राम स्टेनिंग करेंगे। जब हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो हमें वहां पर ग्राम पॉजिटिव जो है वो रॉड का बैक्टीरिया मिलेगा। जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम उसकी शेप हमें नजर आएगी, तो शेप से हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव रॉड का है। अब इससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है ये बैक्टीरिया एज अ नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट नहीं होता, और जब ये बैक्टीरिया उन इस तरह के पेशेंट की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होगा तो वहां पर वो डिजीज काज करवाएगा। तो अब अगर हम सैंपल लेते हैं तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि आया कि ये बैक्टीरिया जो है उस पर्सन के नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा था या नहीं था। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है हमारा, वो ये होता है कि हम उस पेशेंट का स्टूल लेते हैं, स्टूल सैंपल लेते हैं, और फिर उसके अंदर एक्सोटॉक्सिन को देखते हैं। अगर एक्सोटॉक्सिन वहां पर मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो जो आपका जो सोडियम मेम्ब्रेन कोलाइटिस है वो इसी क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से हुआ है। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को शुरू शुरू में बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया एज अ नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा नहीं होता। अगर हम पेशेंट का स्टूल सैंपल लें, उसकी ग्राम स्टेनिंग करें, उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो हमारे लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आया कि ये उसके नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा था या नहीं था। तो इसलिए हम जो सबसे ज्यादा आपके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होगा वो ये होगा कि हम स्टूल सैंपल के अंदर उसके एक्सोटॉक्सिन को देखेंगे। और यही चीज एमसीक्यू में पूछी जाती है कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल को डायग्नोज करने के लिए हम कौन सा सैंपल लेंगे या कौन सा टेस्ट करेंगे। फिर वहां पर आप में से दो ऑप्शन दिए जाते हैं, बाकी भी ऑप्शन जो है वो होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं वो ये होते हैं कि आया के स्टूल सैंपल के अंदर हम बैक्टीरिया को देखेंगे या फिर हम स्टूल सैंपल के अंदर उसके एक्सोटॉक्सिन को देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा तो आप लोग इसका एमसीक्यू ठीक कर सकते हो कि हम स्टूल सैंपल के अंदर उसके एक्सोटॉक्सिन को देखेंगे, ना कि बैक्टीरिया को, क्योंकि वो नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम इसके एक्सोटॉक्सिन को देखने के लिए या फिर इसके मजीद इसके टेस्ट करते हैं, जिसमें पीसीआर आ जाता है, अलाइजा आ जाता है, नैट आ जाता है। नैट का मतलब ये है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, नैट। तो नैट टेस्ट के जरिए, पीसीआर के जरिए और अलाइजा के जरिए फिर हम इसके मजीद कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। जो अलाइजा होता है, अलाइजा के अंदर हम ये देखते हैं कि आया के पेशेंट के सैंपल के अंदर एक्सोटॉक्सिन मौजूद है या नहीं है। जो पीसीआर है और जो नेट है, इसमें हम ये चीज देखते हैं कि वो जीन्स जो कि एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा था वो जीन मौजूद है या नहीं है। तो ये जीन का टेस्ट भी हम कर सकते हैं, जो कि इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी लैब डायग्नोसिस को कवर करना है। ओके बच्चों, तो आप में से कौन इसकी लैब डायग्नोसिस को रिपीट करेगा? बड़ी आसान सी है, सिंपल सी है। नहीं, आपके अलावा कोई और? अब मैं किसी को कहता हूँ वो खुद अनम्यूट होकर बताएगा। जी मेरी बहन, आप काइंडली बता दें कि इसकी लैब डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? मेरी बहन, आप हमें काइंडली बता दें कि इसकी लैब डायग्नोसिस कैसे होगी। चलें, आप बता दें। देखो बच्चों, इस तरह ना क्या करो, जिसे कहा जाए उसके लिए लाजमी होता है कि वो कुछ ना कुछ इस चीज का रिस्पॉन्स लाजमी दे। चलें, कोई नहीं, जब आप लोगों का पेड सेशन शुरू होगा तब मैं अस्सलाम देख वालेकुम लूंगा। सर।
वालेकुम सलाम। सर इसमें हम टेस्ट करते हैं लैब डायग्नोस्टिक में कि हम ना दो तरह टेस्ट करते हैं। इसमें हम पेशेंट के जो स्टूल होते हैं ना उसमें हम उसके एक्सोटॉक्सिन देखते हैं, ना कि बैक्टीरिया, क्योंकि हमें बताया कि ये जो बैक्टीरिया ये नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा भी होता है। किसी पेशेंट के अगर नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है तो वहाँ पे ये डिजीज काज नहीं करेगा। जहाँ भी एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा ना वहाँ पे ये डिजीज काजिंग एजेंट होगा। तो इसलिए जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हम एक्सोटॉक्सिन को देखते हैं स्टूल के सैंपल में। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर हमारे माइक्स खराब होते हैं। तो ये माइक्स जो हैं हर साल खराब होते हैं और हर सेशन में खराब होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये माइक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो माइक्स की आप लोग इसकी बिल्कुल फिक्र न करो। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, आपका अगला बैक्टीरिया आ जाता है जो कि नॉन स्पोर फार्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। अब हम जितने भी बैक्टीरिया पढ़ेंगे वो सारे के सारे नॉन स्पोर फार्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड ही होंगे। इससे पहले जो हम जितने भी बैक्टीरिया पढ़ रहे थे वो सारे के सारे वो बैक्टीरिया थे जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे। ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते। उसमें से सबसे ज्यादा अहम बैक्टीरिया है आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया का सवाल अक्सर पूछा जाता है एससीक्यू में। अगर एससीक्यू में नहीं भी पूछा गया तो एमसीक्यू तो लाजमी बनता है इसमें से, तो इसलिए इसे अच्छे तरीके से करना आप लोग। कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया जो है ये एक डिजीज काज करवाता है जिसे हम कहते हैं डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में बेसिकली होता है क्या है, डिप्थेरिया के अंदर ये होता है कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी फेरिंग्स के अंदर व्हाइटिश मेम्ब्रेन बनी हुई है। तो ये जो आपकी ये व्हाइटिश मेम्ब्रेन है ये बेसिकली होती है कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया की वजह से, और इस तरह की डिजीज को हम कहते हैं डिप्थेरिया, ठीक है। कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया जो है ये आपका अपॉर्चुनिस्टिक आपका जो है वो बैक्टीरिया समझा जाता है। तो ये बात आपने एमसीक्यू में याद रखनी है क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अपॉर्चुनिस्टिक। तो आप लोग बता सकते हो, अगर ऑप्शन में कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया है तो आप लोग इसका ऑप्शन लगा सकते हो, और ये एक दो बार एमसीक्यूज जो है आपके प्रॉफ में पूछा भी गया है। अच्छा जी, अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है ना ये आपको नहीं भूलनी चाहिए। इनमें से एमसीक्यू अक्सर बनते हैं। इसकी चार अहम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली बात यह है कि इस बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो क्लब शेप होती है। अब क्लब शेप किस तरह से होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखें, क्लब शेप का मतलब ये है कि अगर हम इस बैक्टीरिया को देखें, क्योंकि यहाँ पर शायद आप लोगों को क्लियर ना हो लेकिन आप लोग अपनी बुक के अंदर देख सकते हो कि इसका जो एक एंड होता है ना वो वाइड होता है जबकि दूसरा एंड बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसका एक एंड जो होता है वो वाइड होता है, जो दूसरा एंड होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो इस तरह की जो शेप होती है उसे हम कहते हैं क्लब शेप। ओके, एक तो इसकी अहम बात ये होगी। दूसरी अहम बात इसकी ये है कि इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना वो हमेशा वी या एल शेप होती है। अब वी और एल शेप अरेंजमेंट का क्या मतलब है, आप लोग अगर इस डायग्राम इस बैक्टीरिया को देखो तो आप लोग देख सकते हो कि ये एल की सूरत में अरेंज हुआ है। और इस तरीके से आप लोग अगर और बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया को अगर इनको देखो तो आप लोग देख सकते हो कि ये बैक्टीरिया वी की सूरत में अरेंज हुआ है। तो ये किसी ना किसी एंगल से वी या एल शेप बना रहे होते हैं। तो ये इनकी अरेंजमेंट है, ये बात आपने नहीं बोलनी। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि ये बैक्टीरिया जो है अपने अंदर ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करता है। इसकी बैक्टीरिया के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, और वो ग्रेन्यूल्स बेसिकली होते हैं किस तरह से हैं कि बहुत ज्यादा फास्फेट के मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे होते हैं और एक ग्रेन्यूल्स बना देते हैं, और वो ग्रेन्यूल्स जो हैं वहां से फिर ये बैक्टीरिया एनर्जी हासिल करता है। क्योंकि आप लोग सारे जानते हैं कि ये जो फास्फेट बॉन्ड्स जितने भी होते हैं ये एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होती है। जिस तरह एटीपी, हमारी एटीपी के अंदर थ्री जो है वो फास्फेट होते हैं। तो ये जो फास्फेट बॉन्ड होता है यहाँ से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फास्फेट के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, फास्फेट बॉन्ड्स बनते हैं जिसको जो है जिनको उनकी ब्रेकडाउन करके फिर ये बैक्टीरिया वहां से एनर्जी हासिल करता है। अब ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इनको जब हम स्टेन करते हैं तो ये इनकी जो स्टेनिंग होती है वो मेटाक्रोमेटिकली होती है। मेटाक्रोमेटिकली का क्या मतलब है कि जो ग्रेन्यूल होगा जब हम इसे स्टेन करेंगे, इसके लिए जो स्टेन यूज होता है वो होता है मिथाइलिन ब्लू। इस बात को एमसीक्यू के लिए लिख लो। ये पूछा जाता है कि जो कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया इसको स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन यूज होता है, और वो है मिथाइलिन ब्लू। ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है जो कि आपको एंड के ऊपर मैं दिखा दूंगा।
तो जब हम इसे मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करते हैं तो ये मेटाक्रोमेटिकली स्टेन होता है। मेटाक्रोमेटिकली स्टेन का क्या मतलब है कि वो जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो रेड कलर की अपीयरेंस देंगे और जो बाकी सेल होगा वो ब्लू कलर की अपीयरेंस देगा। तो इस तरह की अपीयरेंस को हम कहते हैं मेटाक्रोमेटिकली, और ये मेटाक्रोमेटिकली जो है वो ग्रेन्यूल्स की वजह से आती है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया जो मेटाक्रोमेटिकली देता है ये किसकी वजह से देता है, और वो देता है ग्रेन्यूल्स की वजह से। क्योंकि अगर ग्रेन्यूल्स मौजूद होंगे जब हम स्टेन करेंगे तो ग्रेन्यूल्स जो हैं उनका कलर होगा रेड और बाकी सेल का कलर होगा ब्लू। तो इस तरह से ये मेटाक्रोमेटिकली अपीयरेंस होगी। ओके, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन रिपीट करेगा? ये मेरी बहन, आप काइंडली इसको रिपीट कर दें। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को भूलना नहीं है आप लोगों ने, ये चारों के चारों पॉइंट्स आपने याद रखने। एमसीक्यू अक्सर बनता है यहाँ से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ये हैं कि सबसे पहले इसकी जो शेप होती है ना वो क्लब शेप होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी अरेंजमेंट दिखाई गई है, अरेंजमेंट या तो वी शेप्ड होती है या फिर एल शेप्ड हो सकती है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना ये अपने अंदर ना ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं कि जो बहुत सारे फॉस्फेट्स होते हैं ना वो इकट्ठे होकर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स वो ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। उनसे ये होता है कि ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है फॉस्फेट में, तो ये ना उनसे एनर्जी हासिल करते हैं। और जब हम इन ग्रैन्यूल्स की स्टेनिंग करते हैं ना तो ये बेसिकली मेटाक्रोमेटिकली स्टेन होते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो स्टेन हम यूज़ करते हैं ना वो होता है मिथाइलिन ब्लू। और ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना इसकी मेटाक्रोमेटिकली जो स्टेनिंग हो रही है ना उसमें ये होता है कि ये जो ग्रैन्यूल्स हैं इनकी जो अपीयरेंस होती है वो रेड कलर की होती है और जो बाकी सारा सेल होता है वो ब्लू कलर की अपीयरेंस देता है। जबरदस्त, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोग ने याद रखना है। इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स के जरिए ट्रांसमिट होता है एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे में। पैथोजेनेसिस। अब इसकी पैथोजेनेसिस जो है ना आपकी बुक के अंदर काफी एक्सटेंसिव लिखी हुई है और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों के काम की बातें नहीं है। तो इसलिए आप लोग अगर मेरी बातों को गौर से सुन लो तो आप लोगों की इसकी पैथोजेनेसिस आराम सुकून से याद हो जाएगी। अब जो कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरियम है, ये जो डिप्थेरिया डिजीज काज करवाता है ये अपने एक एक्सोटॉक्सिन के जरिए डिजीज काज करवाता है। उस एक्सोटॉक्सिन का नाम है डिप्थेरिया टॉक्सिन। इस डिप्थेरिया टॉक्सिन के दो कंपोनेंट होते हैं, दो सब यूनिट होते हैं। एक होता है ए सब यूनिट और एक होता है बी सब यूनिट। जो बी सब यूनिट होता है वो सेल के साथ बाइंड करने में हेल्प आउट करता है। जो ए सब यूनिट होता है उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। अब जो डिप्थेरिया टॉक्सिन का जो ए सब यूनिट है जिसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो क्या करता है, वो आगे ये करता है जो आपके सेल के अंदर निकोटिनामाइड एडिनाइड जो ट्राइफॉस्फेट बना होता है वहां से निकोटिनामाइन को रिमूव कर देता है। जो बाद में एडीपी बचता है उस एडीपी को यूज करके, इस बात को मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर लूंगा। जो एडीपी बचता है उस एडीपी को एक इलोंगेशन फैक्टर होता है उसके अंदर उसको ऐड करवा देता है जिसे हम कहते हैं एडीपी राइबोजाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर EF2। इस चीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये चीज आपके लिए न्यू थी। जो डिप्थेरिया होता है ये अपना एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं डिप्थेरिया टॉक्सिन। इस डिप्थेरिया टॉक्सिन के पास दो इसके सब यूनिट होते हैं, एक ए सब यूनिट होता है और एक बी सब यूनिट होता है। जो ए सब यूनिट होता है उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। जो बी सब यूनिट होता है वो काम उसका ये होता है कि वो सेल के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। तो जो ह्यूमन सेल है उसका मतलब जो एक्सोटॉक्सिन का जो बी सब यूनिट है वो बी सब यूनिट के जरिए ह्यूमन सेल के साथ एक्सोटॉक्सिन या डिप्थेरिया टॉक्सिन बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ए सब यूनिट एक्टिवेट होगा, उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी। वो हमारे सेल के अंदर जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है वहां से ये निकोटिनामाइड को रिमूव कर देता है। जब निकोटिनामाइड रिमूव हो जाती है तो फिर पीछे हमारे पास बचता होता है एडीपी। तो उस एडीपी को यूज करते हुए हमारे सेल के राइबोसोम के अंदर एक होता है इलोंगेशन फैक्टर EF2। इस इलोंगेशन फैक्टर EF2 के अंदर एडीपी राइबोजाइलेशन करवा देता है जिसकी वजह से इलोंगेशन फैक्टर EF2 इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन्स नहीं बना सकता।
जब राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन्स नहीं बना सकता, इसका मतलब ये है कि ना तो वो हमारे एंजाइम्स बना रहा है, ना तो हमारे सेल के स्ट्रक्चर की प्रोटीन्स बना रहा है, तो इस तरीके से सेल की डेथ हो जाती है और इस तरीके से फिर वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इस तरीके से वहां पर जो है एक किस्म की व्हाइटिश मेम्ब्रेन बन जाती है और जिसको हम कहते हैं डिप्थेरिया। तो ये है इसकी पैथोजेनेसिस। इसकी पैथोजेनेसिस चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो होता है डिप्थेरिया, कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरियम, ये एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है वो डिप्थेरिया टॉक्सिन। जो डिप्थेरिया टॉक्सिन होता है, इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक ए सब यूनिट होता है और एक बी सब यूनिट होता है। बी सब यूनिट की मदद से ये ह्यूमन सेल के साथ बाइंड करता है। ए सब यूनिट के पास इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ये अपने ए सब यूनिट की इंजाइमेटिक एक्टिविटी को यूज करते हुए जो सेल के अंदर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट जो था वहां से निकोटिनामाइड को रिमूव कर देगा। पीछे बचा हमारे पास एडीपी। उस एडीपी को यूज करते हुए राइबोसोम्स का एक इलोंगेशन फैक्टर होता है EF2। उस इलोंगेशन फैक्टर की एडीपी राइबोजाइलेशन करवा देगा और इस तरीके से इलोंगेशन फैक्टर EF2 इनएक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, इस तरीके से एंजाइम्स नहीं बनेंगे और इस तरीके से सेल का सारा फंक्शन खराब हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। वहां पर इन्फ्लेमेशन होगी, वहां पर जो है वो व्हाइटिश मेम्ब्रेन बनेगी और इस चीज को हम कहते हैं डिप्थेरिया। ओके जी, अब इसे साफ ज़ाहिर है आप लोग भी इसे रिपीट करोगे एक बार। जिसने रिपीट करना है वो अपना काइंडली हैंड रेज करे ताकि मैं उससे अनम्यूट कर सकूं। जी मेरी बहन, आप काइंडली से रिपीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसके पैथोजेनेसिस में हमने बताना है कि जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया हमारे पास जो बैक्टीरिया है ये हमारे पास एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम डिप्थेरिया टॉक्सिन कहते हैं। इसके दो सब यूनिट्स हैं, ए सब यूनिट और बी सब यूनिट। बी सब यूनिट जो होता है वो सेल सरफेस के साथ बाइंड करता है और ए सब यूनिट की जो होती है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन सेल के साथ बी सब यूनिट के थ्रू बाइंड करता है, फिर इसका ए सब यूनिट एक्टिवेट होता है जो अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। उससे क्या होता है कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से निकोटिन अमाइड को रिमूव करवा देता है और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट रह जाती है वो होती है एडीपी। फिर ये एडीपी क्या कराती है कि जो राइबोसोमल इलोंगेशन फैक्टर 2 होता है उसकी एडीपी राइबोजाइलेशन करा देते हैं और इससे राइबोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है जिससे वो प्रोटीन्स वगैरह नहीं बना सकता। जब प्रोटीन्स नहीं होगी तो सेल स्ट्रक्चर वगैरह सारा खराब हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होती है और व्हाइटिश मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको हम डिप्थेरिया कहते हैं। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आप लोगों ने ऐड करनी है, वो ये करनी है कि ये जो आपका डिप्थेरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है ये फेज टाइपिंग के जरिए प्रोड्यूस होता है। वो फेज टाइपिंग क्या होती है? ये सारा वही प्रोसेस है जो कि मैंने आपको ट्रांसडक्शन में पढ़ाया था। ट्रांसडक्शन में मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था कि एक बैक्टीरिया का जो जीन होता है या उसका डीएनए सेगमेंट होता है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ वायरस। उस वायरस को हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये जो आपका डिप्थेरिया का टॉक्सिन है ये इसी फेज टाइपिंग के जरिए प्रोड्यूस होता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि इसका जो जीन होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज या विद द हेल्प ऑफ वायरस। तो ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फेज टाइपिंग, और इस चीज को हमने डिटेल में ट्रांसडक्शन में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अच्छा बच्चों, बेसिकली आप लोग देखें, जब मैंने इस ग्रुप को बनाया था ना तो मेरे माइंड में ये था कि मैं इसका ऐसा ग्रुप बनाऊंगा जिससे आप लोगों की प्रॉफ की जो तैयारी हो वो लेक्चर में हो जाए, और उसी सीक्वेंस से मैं चलता आ रहा हूँ और उसी वजह से मैं आप लोगों को रिपीट करवाता हूँ और खुद भी रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग जब एक बार लेक्चर ले लो अपना आधा घंटा 40 मिनट्स जो है अगर आप लोग लगा लेते हो तो फिर आप लोगों को बुक सिर्फ रिवाइज करने के लिए ओपन करनी पड़ेगी और उसके बाद आप लोगों के लिए पढ़ना समझने की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बच्चे जो इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो साफ ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग के अंदर इस मेरी रिपीटिंग को मैं भी इन चीजों को बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ, जो बच्चे होते हैं वो भी बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। वो बच्चे जो इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं उनके लिए शायद इस चीज का मसला हो
कि वो बार बार इन चीजों को रिपीट करते हुए सुन सुनकर शायद उनकी अपनी तबीयत खराब हो जाए। तो इसके लिए बेहतर है कि आप लोग इन चीजों को या तो कोशिश किया करो, इसके लाइव लेक्चर लिया करो, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि मैं लेक्चर के अंदर बच्चों की सारी तैयारी करवा दूं। अगर उसके बावजूद भी वो लेक्चर नहीं ले सकते तो इस लिंक को जो है अपने कंप्यूटर में ओपन किया करो, क्योंकि वहां पर इसकी स्पीड इंक्रीज की जा सकती है, तो ये फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। ओके जी, उसके बाद हम आखिरी हमारा टॉपिक है इसकी लैब डायग्नोसिस का। इसकी लैब डायग्नोसिस इंतहाई आसान है। सबसे पहले हमने लिया सैंपल। सैंपल लेने के बाद हम उसकी करेंगे ग्राम स्टेनिंग। जब हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये बैक्टीरिया जो है ग्राम वो पॉजिटिव का बैक्टीरिया। एक सेकंड बच्चों, ये क्या ओपन हो गया? बच्चों आप में से ना किसी का कैमरा ओके, सिर्फ बच्चों एक सेकंड। हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी लैब डायग्नोसिस का। अच्छा बच्चों, एक चीज का ख्याल रखा करो कि आप लोग अपने जो लेक्चर्स होते हैं उनके अंदर कैमरे वगैरह, अपने जो आपके माइक्स वगैरह होते हैं, इनका ख्याल रखा करो कि कहीं गलती से ये ओपन ना हो जाए, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस। सबसे पहले हमने लिया सैंपल। सैंपल लेने के बाद हमने उसकी ग्राम स्टेनिंग की। जब हम इसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया है। ग्राम स्टेनिंग के बाद जब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपने इसकी माइक्रोस्कोपिक शेप और अपीयरेंस को एक्सप्लेन करना है। जब इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये क्लब शेप बैक्टीरिया होगा, और इसकी अपीयरेंस देखोगे या अरेंजमेंट देखोगे तो ये वी और एल शेप की तरह से ये बैक्टीरिया अरेंज हुआ होगा। ये बात आपकी लैब डायग्नोसिस में इधर नहीं लिखी हुई, लेकिन आपने इसे ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको मजीद कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए इससे कल्चर मीडियम के अंदर ऐड जो है इसको ग्रो करवाना है। अब इसके लिए एक कल्चर मीडियम यूज होता है, लोफ्रल्स मीडियम। एक तो ये बात आपने याद रखनी है एमसीक्यू के लिए कि कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया जो है इसके लिए कौन सा कल्चर मीडियम यूज होता है, और वो है यही लोफ्रल्स मीडियम। इसके अलावा ये टेल्लुराइड प्लेट के अंदर भी ग्रो कर सकता है और ब्लड एगर प्लेट के अंदर भी ये ग्रो कर सकता है। अब अगर हम बात करें टेल्लुराइड प्लेट की, तो टेल्लुराइड प्लेट के अंदर टिलेरियम साल्ट्स मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, उन टिलेरियम साल्ट्स को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है, और इंजेस्ट करने के बाद उनको रिड्यूस्ड कर देता है और टिलेरियम में कन्वर्ट कर देता है। मतलब टिलेरियम साल्ट्स को टिलेरियम में अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसको रिड्यूस करके। अब जो टिलेरियम है उसकी शेप होती है ग्रे ब्लैक, तो वो जो कॉलोनी होती है उस वो कॉलोनी की अपीयरेंस आती है ग्रे ब्लैक, और उसी ग्रे ब्लैक से हम अंदाजा लगा देते हैं कि ये बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया का था। इन चीजों को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने इसकी माइक्रोस्कोपी करने के बाद इसे एक स्पेसिफिक कल्चर मीडियम के अंदर हमने ग्रो करवाना है। उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं, या तो इसे लोफ्रल्स मीडियम के अंदर ग्रो करवा सकते हैं, और ये आपका एमसीक्यू है कि ये बैक्टीरिया कौन से मीडियम के अंदर ग्रो होता है, वो है आपका यही लोफ्रल्स मीडियम। उसके अलावा हम इसे टेल्लुराइड प्लेट के अंदर ग्रो करवा सकते हैं और ब्लड एगर के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। अगर हम इसे टेल्लुराइड प्लेट के अंदर ग्रो करवाएंगे तो ये बैक्टीरिया टिलेरियम साल्ट्स जो कि टेल्लुराइड प्लेट के अंदर मौजूद होंगे, उन टिलेरियम साल्ट्स को ये बैक्टीरिया अपने अंदर इंजेस्ट करेगा, उनको रिड्यूस्ड करेगा और कन्वर्ट कर देगा टिलेरियम में। और जो टिलेरियम होता है उसका कलर होता है उसका कलर होता है वो ब्लैक। तो इस वजह से जो कॉलोनी हासिल होगी उसी का कलर भी होगा ग्रे ब्लैक। तो इस तरीके से आपने इसे डायग्नोज कर लेना है कि टिलेरियम प्लेट के अंदर यही बैक्टीरिया मौजूद है। और इसके अलावा हम इसको मजीद इसके टेस्ट के लिए पीसीआर भी कर सकते हैं, एलाइजा भी कर सकते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए, और उसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये टेस्ट आप लोगों ने इसी तरीके से ही आप लोगों ने इसकी लैब जो डायग्नोसिस है आपने याद रखनी है, और कोशिश क्या करो अपनी बुक के ऊपर लिख लिया करो, तो आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी होगी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा। 2 छुट्टियां होती हैं, 2 छुट्टियों में सब कुछ कवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है।
फिर आपके लिए वही चीजें काम आती हैं जो कि आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर साइड पर लिखे होते हैं पॉइंट्स, उनको 2-2 मिनट 1-1 मिनट लगता है और आराम सुकून से आपका एक टॉपिक कवर हो जाता है। ये एमसीक्यू के लिए अहम है कि इसको स्टेन करने के लिए हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं, और वह है मिथाइलिन ब्लू, जो कि मैंने आप लोगों को इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके जी, तो आज का लेक्चर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया।